दोस्तों, चलिए आज एक नया एपिसोड लेकर आए हैं जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत और उसके आसपास के पड़ोसी देशों में चल क्या रहा है। जैसा कि आपने पिछले हमारे वीडियो पे देखा कि ये चर्चा की गई थी कि भारत किस तरह से विदेशी ताकतों के षड्यंत्रों के बीच घिरा पड़ा है। और ये आज का काम नहीं है, बहुत दिनों से होता आ रहा है, क्योंकि वास्तव में भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी। तो उसका मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज वहाँ पर हुआ करता था और आज भी है। तो फिर भारत के इन रिसोर्सों को जो अन्य देश हैं उसको कैसे यूज कर सकते हैं, तोड़ के ही यूज कर सकते हैं। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि किस तरह से भारत के अनेक अंगों को अलग किया गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, और आज भी उनको यूज किया जाता है ताकि जो हमारा जो सेंट्रल इंडिया जो है, जो कि भारत के नाम से आप जानते हैं या इंडिया के नाम से आज जानते हैं, तो वो वाला रीजन अभी भी स्ट्रांग है और काफ़ी स्ट्रांग होते जा रहा है। और क्वाइट नेचुरली अब पहले वाली जो बात थी अब होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका इसको तोड़ने का हर जगह का तरीका यही होता है कि अपने बीच में फूट डालो। तो आज भी हमारे यहाँ उस तरह के मानसिकता वाले लोग हैं जिनको देखेंगे कोई भी अपना नाम दे दिए कि जैसे कास्ट बेसिस पे या जो धर्म के बेसिस पे। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अदर कंट्री जो इसलिए धर्म के बेसिस पे नहीं बनाए गए हैं, बस बल्कि इसलिए बनाए गए हैं कि वहाँ से किसी तरह से हम मेन भारत को कंट्रोल कर सके। तो अब जो है 2 दिन से आपने न्यूज़ देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है नेपाल में। अचानक से ये जेन ज़ी कहाँ से आ गए और जो सड़कों पे इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनका अब जो एम सीधे सामने आ रहा है कि सत्ता को पलट देना। सत्ता को पलट के क्या करोगे भाई? आपके पास वोटिंग के राइट्स है, बहुत सारा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है नेपाल में, और ऑलरेडी 4-5 बार ये सब चीज़ें हो सकती हैं। कॉलेज में जाने वाले, कॉलेज का छोड़ो, मतलब ऐसे जो युवा हैं उनको ऐसा क्या नॉलेज हो गया है कि सारे देश को चलाने के लिए वो चल देंगे। और इतने बड़े बड़े जो बैनर दिख रहे हैं, इतने लोगों को ऑर्गेनाइज करके लाए जा रहे हैं, अचानक से कहाँ से हो जाएंगे? इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड लोग हैं। तो अब अगेन फिर से सोचिए कि कर कौन रहा है, और उसके पीछे आप ये सोचेंगे कि पैसा कहाँ से आ रहा है, तो सारे चीज़ ट्रैक हो जाएंगे। तो अब जब इसके तह तक जाएंगे तो पहला नाम आता है एक हामी नेपाल का। ये क्या है भाई? हामी नेपाल एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको चलाते हैं हमारे सुदान गौरंग एंड अनिल बनिया। अनिल बनिया ने तो सीधे स्टेटमेंट दे दिया है कि टॉपल दिस गवर्नमेंट। टॉपल करके क्या मिल जाएगा भाई? टॉपल करना इतना आसान होता है? कितने सारे तुम्हारे राष्ट्र के रिसोर्सेज का नुकसान होता है। इसके पीछे किसका मकसद हो सकता है? और उसमें कई सारे चीज़ें बेनिफिट मिलेंगे कई अदर अन्य लोगों को। एक तो नेपाल डिस्टर्ब होगा ही होगा, लेकिन उसका मेन मकसद दिखाने का होता है नेपाल से उतना ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है। उसका रिलेशन ये है कि भारत को डिस्टर्ब करो, भारत के दिमाग में डालो कि देखो बांग्लादेश कर ही चुके हैं, वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थे उसका उठा कर फेंक रखा है, और जो आज तक उसकी इस आदमी की कैपेबिलिटी नहीं है जो कि इलेक्शन लड़ सके या उसमें जीत सके, उसको यहाँ से उठा करके प्रेसिडेंट बना रखा है और उसको नोबेल प्राइज़ दे दिया। इन सब इतिहास को आप देखना शुरू करेंगे तो पता चलेंगे कि क्या होता है विश्व स्तर पे। और जनता जागो, देखो ये क्या हो रहा है। गनीमत है कि किसी भी तरह से भारत के लोग अभी जो है आ, उस तरह से मतलब क्या बोलते हैं, दूसरी दिशा में प्रभावित नहीं हुए हैं कि इन्फ्लुएंशियल उनको इन्फ्लुएंस कर सके। लेकिन हर फोरम पे ये प्रयास बहुत तेज़ी से चलती है जा रही है, और इतना डीप रूटेड है कि आप समझ नहीं सकते। जब लोगों से आप बात करेंगे तब पता चलेगा कि कोई किसी दूसरे के नाम पे। अब जैसे समझ लीजिए एक मतलब कास्ट वाला चीज़ें पे ले लीजिए, कुछ लोगों में इतना ज़्यादा अंदर से है कि जैसे कि अभी पीटर नवारो ने बोला कि ब्राह्मण ये कर रहे हैं, उस तरह के स्टेटमेंट उनसे मिलेगा, जबकि उनको पता है कि ऐसा सच्चाई है नहीं। लेकिन दिमाग उस तरह से जो भर गया है, अब उनके लाइफ में शायद ख़त्म होने वाला नहीं है। बट इस पे तैयार हो जाते हैं कि चलो कोई विदेशी ताकत आए, तुम्हें तोड़ दे, खाने पीने के ना रहे, इस तरह से पूरा झगड़ा हो, युद्ध हो, हमारे ही अपने ही
मतलब फैमिली कितने सारे विस्थापित होगी, उनके रिसोर्सेज चले जाएँगे, इनसे कोई लेना-देना उनका नहीं है, कोई समझ भी नहीं सकते इन सब चीज़ों को, किस तरह से होता है ये सब चीज़ें, लेकिन बहकावे में आ जाते हैं। तो दोस्तों, नेपाल में जो चल रहा है, वो एक ऑलरेडी बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि क्या हो रहा है भाई, क्या करने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान में भी। ऐसा कि आपको 2-3 न्यूज़ ऑलरेडी मिल चुका है और ये सारा कुछ जो होता है, अब जो है कोई भी थोड़ा भी समझदार व्यक्ति इन सब चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ करके देख सकता है कि गेम जो होता है सारा ट्रेड का होता है और उसको वो दिखाया जाता है किसी कितने दूसरी तरह से। अब जैसे आप इन सब चीज़ों को मान लो कि अच्छा इसका फ़ायदा किसको हो सकता है यदि नेपाल में जो डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो पहला जो चीज़ें जो निकल के आती है कि वो काउंटर अटैक कर रहा है चाइना को। चाइना डेफ़िनेटली वहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रखा है और वहाँ पे कई सारे प्लेयर ऑलरेडी हैं। चाइना है, रशिया है, भारत का भी मतलब वो पड़ोसी है तो उनको हित देखना ही पड़ता है। लेकिन और वेस्टर्न यूरोप से हैं और नाटो और डीप स्टेट व्हाटएवर यू कैन से। तो इन सब चीज़ों में यदि भारत को उलझाए रखेंगे, तो भारत अपना फ़ोकस नहीं कर पाएगा जिस तरह से वो बढ़ोतरी चलती जा रही है। और ये भी अपने आप हर देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि डिफेंस की स्ट्रैटेजी रखे रहे, उसमें दिमाग लगाते रहे, हमेशा अपने आप को सँभाल के रखने की कोशिश करता रहे। तो लकीली आप कह सकते हैं कि लास्ट कुछ सालों से काफ़ी अच्छा चल रहा है। पहले भी हुआ करता था लेकिन देश में उतनी सामर्थ्य नहीं थी, पहले भी हुआ करता था कि मतलब ये है कि राजीव गांधी के टाइम में, पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में और इंदिरा गांधी के टाइम में इन लोगों ने भी कोशिश की थी भारत को बचाने का। तब तक भारत उतना ज़्यादा बलशाली नहीं हो पाया था कि ताकि विदेशी ताकतों को रोक सके। और अब जो है और इस इन सब का रीज़न आम जनता ही है। आम जनता जिस तरह से ताकतवर होती जा रही है, चीज़ों को समझ रही है, इन सब चीज़ों को में जाती नहीं है और उनको भी पता है कि मेन स्ट्रीम वाले जनता को ये पता है कि जो भी चीज़ होता है उसका ना धर्म से रिलेशन होता है, ना ही कास्ट वगैरह से रिलेशन होता है, उसका रिलेशन किसी और को उसका फ़ायदा उठाने का होता है। तो उस बेसिस पे अब जब से बहुत सारे एनजीओ पे रोक लगाना शुरू किया गया, तो फिर बहुत हद तक चीज़ें कंट्रोल में आई है। एनजीओ का इन सब चीज़ों से क्या रिलेशन है कि करोड़ों-करोड़ पैसा खर्चा कर कर के अपने जो बड़े-बड़े लॉयर हैं, उनको पैसा दे रहे हैं केस लड़ने के लिए अ, जिसका उनसे कोई रिलेशन नहीं है। साहबानो केस हो गया या बहुत सारी चीज़ें, इवन किसान आंदोलन और इन सब में भी इतना ज़्यादा पैसा किए। लेकिन जनता आपको समझना चाहिए भाई कि ये जो किसान आंदोलन में जितने भी लोग थे, जो और सही ढंग से न्यूज़ वाले भी उसको बोल नहीं पाते हैं, उसको प्रस्तुत करें भाई। यदि जो अंदर जो चल रहा है, उस चीज़ों को बाहर कर दें कि इसके पीछे हैं कौन? क्यों कर रहे हैं? यदि अच्छे मकसद के लिए हुआ रहता और जो कि था ही, जैसे कि प्रदर्शन में जब हम न्यूज़ पेपर वाला जब पूछते थे कि ये किसान आंदोलन क्या है? बहुत सारे को तो कोई आइडिया तक नहीं रहता था कि क्या है। और उसमें लंगड़ पे लंगड़ ले जा रहे हैं, वो फिर वो बैनर्स वगैरह हैं, वो सब कहाँ से आ रहे थे पैसे? और उसमें कुछ बहुत सारे कलाकार जो थे, फिर अभी हाथ धो लेते हैं उन सब से कि नहीं हमारा इससे कोई मतलब नहीं है और विदेशों में जा कर के अपना शो करते हैं, फिर आकर के फिर उसी चीज़ों तो उनको तो बस फ़ायदे से मतलब है। लेकिन फ़ायदा से मतलब तो ठीक है, लेकिन जनता आप ही हो। देखो कि जब वो फ़ायदा कमा रहे हैं और इस बेसिस पे कि हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और या टूटता है या हमारा समाज टूटता है, तो उनका आपसे ही सब कुछ चलता है। उनको यदि जब उनकी मूवी या इन सब को आप ज़्यादा देख रहे हो, पैसा वहीं से उनको मिलता है, इसलिए वो इन्फ्लुएंशियल बनते हैं। तो कोशिश करो, कुछ समझो आप तो फिर कुछ होगा। बट अब इस पे हम आते हैं या जो अभी जो चल रहा है नेपाल में, तो 2-3 जो उनके नेपाल के विदेशी ताकतें जो उससे फ़ायदा उठा सकती हैं। एक तो वेस्टर्न इंटरेस्ट है कि काउंटर बैलेंसिंग टू चाइना, दूसरा उनके नाम के लिए कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे। डेमोक्रेसी को ऐसे प्रमोट किया जाता है 3-4 बार टॉपल करते रहो हर गवर्नमेंट को, क्यों नहीं अपने जाके यहाँ जा कर के टॉपल कर रहे हो भाई। तीसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। अरे भाई जब बार-बार डिस्टर्बेंस इस तरह से लाते रहोगे, तो इकोनॉमी कहाँ से डिस्टर्बेंस होगा?
तुमको तो काउंटर एक्ट चाइना को ही करना है ना, उसी के पीछे लगे वो। इंश्योरिंग रीजनल स्टेबिलिटी। हाँ, हाँ, चलो ये तो आप अब लोग खुद ही समझ लो। एंड यूटिलाइजिंग हाइड्रो पावर पोटेंशियल, ये सब तो कोई भी एक अच्छी सरकार आती है या ये लोग की मानसिकता सही होती है तो डेफिनेटली अपने कंट्री के रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो भाई जनता आप जागे, बल्कि ये बहुत अच्छा एरा आ चुका है, यहाँ बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ओनली थिंग ये ज़रूरी है कि एक दूसरे को जोड़ करके देखने का कि किसका क्या इंटरेस्ट आ रहा है, उससे सब कुछ समझ में आ सकता है। लेकिन वहाँ की जनताएं जब समझेगी और संभलेगी और वैसी जो इन्फ्लुएंसर को रोकने की कोशिश करेगी जो अपने फ़ायदे के लिए हमारे ही समाज को, तुम्हारे समाज को, अपने फैमिली वालों को बेचने के लिए तैयार है। एक तरह से उनको ये समझ में नहीं आता कि ये सब चीज़ें तो उन तक भी पहुँचेगी यदि हमारा जो पूरे जो कॉन्टिनेंट है साउथ ईस्ट एशिया वाले में सब एक हुआ करते थे, आज उनको अलग अलग कर दिया है। उनके पूर्वजों को देखो सब एक ही थे। एक कहने का मतलब कि जो परंपरा संस्कृति वगैरह थी उसी तरह थी। और आज भले ही फोर्सफुली बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं लेकिन फिर भी वो यदि उसको कंपेयर करें यदि दूसरे कंट्री से तो वैसा नहीं है। मतलब हमारा जो भारतीय परंपरा थी वो हर जगह है अभी भी, चाहे अफ़गानिस्तान में देखें, पाकिस्तान में देखें, नेपाल में देखें, बांग्लादेश में देखें और हिंदुस्तान में। तो फैसला अब आप लोग के हाथ में ही है। बट ये सबकी जिम्मेवारी है कि थोड़ा समझे, तो एक दूसरे चीज़ों को न्यूज़ को लिंक करें, देखें तो समझ में आएगा, एक दूसरे को बताएं, फिर कुछ हो सकता है। ठीक है, अगले एपिसोड में हम देखेंगे, बातें करेंगे अभी और सब जो कंट्रीज़ में बहुत कुछ हो रहा है। जैसे इसराइल ने अभी कतर पे अटैक किया और उसका परिणाम क्या हो सकता है। और भारत में ही इतने सारे चीज़ें इवेंट होते जा रहे हैं, कैसे इन भारत ने डीप स्टेट के कुछ चीज़ों को काउंटरैक्ट किए हैं लास्ट एक आध वीक में। और किस तरह से हमारे पुराने वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनकर, उनको रिजाइन करना पड़ा और नए वाले का चयन हुआ। तो किस तरह से ये ताकतें हमेशा प्ले करती रहती हैं, कोशिश करती रहती हैं। और अभी सुनने में आपको आया होगा ऑपरेशन 37, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं।